बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के मोनिस इलाही के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है और उस बहस का जो मरकज़ है वो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। और अब ये भी देखा जा रहा है कि फ़ौज कब से सियासी थी और ये जो कहा जाता है कि अपना जनवरी 2021 से फौज ने सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। तो आया ये सच है या नहीं है, और आखिर क्या वजह है कि सियासतदानों को बहालत मजबूरी फौज ही की तरफ देखना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज हम इस चीज़ पर भी बहस करेंगे कि आखिर अगर फौज सियासी गैर सियासी हो चुकी थी तो फिर क्या ये किसी इनफरादी यानी इनफरादी तौर पर ये इकदाम किए गए, या फिर इमरान खान के पास जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की भी कुछ कुछ कमज़ोरियाँ थीं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास मौजूद थीं कि जिनकी वजह से अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ब्लैकमेल हो रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि जो है वो आज जो जमान पार्क में पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, उस इजलास की असल कहानी क्या है और इमरान खान कहाँ खड़े हैं, और इस वक्त जो खुद को फेस सेविंग की जुस्तजू में है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि अगर कल तक इमरान खान को कहीं से भी कोई फेस सेविंग का रास्ता नहीं मिलता तो इमरान खान खुद को खुद ही फेस सेविंग दे देंगे। इसके अलावा हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान अपना पीटीआई का एक बहुत बड़ी चालाकी इसको कहें, या इसको पीटीआई का जो है वो कमीनापन कहें, या पीटीआई का एक मतलब एक स्टंट कहें या थ्रेट कहें, मतलब एक ऐसी चीज़ की गई है जिस पर भी मैं बात करूंगा। और बात करूंगा कि आज परवेज अपना मोनिस इलाही को जमान पार्क के दरवाजे पर बता दिया गया कि वक्त की जमा क्या होती है। और इसके अलावा मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल है, जिस डगर पे जा रहे हैं, उसके बाद अब मुआशी उमूर पर अपना मौजूदा जो वजीर ख़जाना इसाक डार और साबिका वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान जो जंग छिड़ रही है वो कहाँ तक पहुँचेगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ अपना मोनिस इलाही साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि उनका इरादा जो था, जिस ये पहले वाले व्लॉग में भी मैं कह चुका हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और उन्होंने यही कहा कि हम अपनी मर्जी से हमने पीडीएम को नहीं छोड़ा था, और बल्कि हमारा तो पीडीएम के साथ पैक्ट भी हो चुका था और सब चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का टेलीफोन आया था और उन्होंने उनके वालिद यानी परवेज इलाही को कहा था कि आपने पीटीआई की तरफ जाना है। तो नाजरीन, जबकि इससे पहले यानी मतलब अगर हम ये कहें कि ये मामला उस वक्त का है जब पीडीएम की तरफ से जो है वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी। न सिर्फ इतना, बल्कि ये भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ से शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया गया, या फिर उनसे बुलाकर एक मुलाकात की गई और उन्हें तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए कहा गया और उन पर दबाव डाला गया। लेकिन उन्होंने जो है वो मतलब कोई भी ऐसा प्रेशर लेने के से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अब वापस नहीं होगी, जो होना है हो जाए, और आपको अगर मार्शल लॉ लगाना है तो आप लगा दें, हम तैयार हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, उसके बाद फिर ये भी पता चला है कि जो है वो अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यानी उसके जो अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी बुनियाद पर एमक्यूएम, बाप पार्टी और दीगर जो अरकान असेंबली थे उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि वो इमरान खान को ना छोड़ें। यहाँ तक कि ये भी का सुनने में आ रहा है कि परवेज इलाही को फ़ोन जो फ़ोन कॉल आई थी उसमें उनको धमकी तक दी गई थी और उनके सियासी मुस्तकबिल को जो है वो दाव पर लगाने की भी बात की गई थी। ताहम नाज़रीन, इससे पहले कि ये जो हकायक हमारे सामने है, इससे पहले जो अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपनी आखिरी स्पीच दी थी, जो खिताब किया था, उस खिताब में क्या कहा था
जरा ये मुलाहिजा फरमा लें। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी और यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। नाज़रीन, इसमें आप देख रहे हैं कि अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि फौज फरवरी 2021 से गैर सियासी हो चुकी थी, सियासी अमल से अलग हो चुकी थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि जब तहरीक अदम एतमाद के दौरान पीडीएम को धमकाया जा रहा था और पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उस वक्त आईएसआई और एमआई जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ नहीं थी और उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ से लाताल्लुकी कर ली थी और अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कहा था कि वो इन मामलात में मुदाखलत ना करें। लेकिन यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का या अपने जो उनका डेजिग्नेशन है या जो अपना डेजिग्नेशन था उसका उन्होंने भरपूर गलत इस्तेमाल किया और ये अपने आप में एक बहुत ही भयानक मामला है। इसमें एक चीज जो है वो एक तासुर पैदा हो रहा है। अब वो तासुर सही है गलत है मैं नहीं जानता, कि जाहिर है कि जब एमआई और आईएसआई की तरफ से इनकार किया गया तो उसके बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यकीनन इदारे को बाईपास किया, यानी इदारे का जो डिसीजन था या जो फैसला था उसको बाईपास किया। और उसके बाद आपको पता होगा कि उन्होंने कुछ सहाफियों से भी मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो इमरान खान को बोल दिया था कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, तो इसलिए हम जो है वो किसी सियासी अमल में हमारा ताल्लुक नहीं है और जो भी तहरीक अदम एतमाद जो आई है उसको आपने खुद ही फेस करना है, ये सियासी अमल में अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे और दूसरी तरफ ये भी हुआ कि इमरान खान के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे गए कि आप जो है वो या तो असेंबली तहलील कर दें या तो आप खुद जो है वो रिज़ाइन करें या फिर आप तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। तो हम उसके जवाब में जाहिर है कि जो इमरान खान का जवाब होगा वो यही था कि वो चाहते हैं कि आप लोग जो है वो इसको पीडीएम को, यानी जितनी भी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम कायदीन को जेल में डाल दें। तो बहरहाल इमरान खान तो अपने आप में एक गैर सियासी करैक्टर है और इस करैक्टर को मैं इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसा करैक्टर है हमारे मुल्क की सियासत का कि जिसको सियासत का ही पता नहीं है। और ये मतलब ऐसा करैक्टर है हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम का जो इस निज़ाम का हिस्सा बनने के काबिल ही नहीं है और उसकी अहलियत ही नहीं रखता और ना ही जो है वो सियासत के अंदाज को समझता है। बस वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे साथ लोग हैं और मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि आज पीटीआई की तरफ से जो है वो पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। अब पार्लियामानी पार्टी का इजलास वो भी पीटीआई का, और उसमें जाहिर है कि काफ लीग के 10 अरकान यानी परवेज लाई को छोड़ दें तो फिर इसके पीटीआई के अपना काफ लीग के 9 अरकान और पीटीआई के 180 अरकान, ये बनते हैं टोटल 189 में। जिस तरह मैं आपको याद होगा कि मुसलसल कह रहा था कि पीटीआई के 25 से 30 अरकान ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ नहीं हैं और वाकई में ऐसा ही हुआ कि आज 30 अरकान असेंबली पार्लियामानी इजलास से गायब थे और उनकी कुर्सियां खाली थी और इस चीज़ को इमरान खान ने भी महसूस किया। इसके अलावा नाजरीन, आज पहली मर्तबा, जिस तरह मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान को पहली मर्तबा अपने ही अरकान असेंबली के सवालों का भी सामना करना पड़ा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना करना पड़ा और उन्होंने पहली बार इमरान खान के सामने ज़बान भी खोली और बोला भी और ये तक कहा इमरान खान को कि ये एक सियासी खुदकशी से बढ़कर
जो है वो फैसला नहीं है। यकीनन ये फैसला इमरान खान के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह आपको याद होगा कि पहले इस मामले पर जब इमरान खान ने अनाउंसमेंट की थी, तब मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो फैसला पहले करता है और मुशावरत बाद में करता है। और ये जो अंदाज है मुशावरत का, यकीनन ये वो अपना अंदाज है जो एक आमराना सोच जिसमें होती है। और ये इसका मतलब ये होता है कि जो लीडर ने कह दिया वो कह दिया और वही पार्टी पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इस बार उसमें भी इस मर्तबा भी वही करने की कोशिश की गई। तहम ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ती है। और बदकिस्मती मतलब इंतहा है बदकिस्मती की कि इसको 100 प्याज भी खाने पड़ते हैं और 100 जूते भी खाने पड़ते हैं। तो इस वक्त भी इमरान खान की पोजीशन ऐसी है कि उनके पास जो है वो फेस सेविंग का उनको रास्ता नहीं मिल रहा। नाजरीन, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम मान लेते हैं कि पीटीआई का ये फैसला है या पीटीआई की क़यादत का जिस तरह ये फैसला है, ठीक है, उनका अपना एक सियासी अंदाज है। अब वो असेंबली से अपना रिजाइन करके बाहर आना चाहते हैं और बाहर आके या फिर असेंबलीज को तहलील करके और फिर इंतखाबात करके और फिर वापस आना चाहते हैं, तो क्या फिर जो सिस्टम होगा क्या वो करप्शन से आज़ाद हो चुका होगा? और क्या फिर वो इसी सिस्टम का हिस्सा नहीं आगे बनेंगे? पहला सवाल तो है ये। और दूसरा जो अहम तरीन सवाल जिसको मैं पीटीआई का कमीनापन कह रहा हूँ या एक ऐसा अमल जो इंतहाई शर्मनाक है, वो ये है कि चलो ठीक है, पंजाब असेंबली का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मसला है। और यकीनन ये मसला इसलिए भी है कि अगर इमरान खान अपना यहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं, चलो मान लिया कर लेते हैं, तो उसके बाद जो इमरान खान जिस तरह हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, जिस तरह जहाज़ यूज़ करते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, जिस तरह शाहाना अंदाज यूज़ करते हैं, जिस तरह इनको सरकारी खर्च पे पलने की आदत पड़ गई है। एक तो इसको ज़कात पे और ज़कात के भी चोरी के पैसों पे पलने की आदत थी और अब इन्हें सरकारी खर्च पर चलने की आदत पड़ गई, तो वो मामला कैसे हो सकते हैं? जाहिर है कि ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो नाज़रीन, ठीक है, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मामला एक तरफ है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि पीटीआई के कितने अरकान कौमी असेंबली ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के पास जाके और अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाई है? कितने पहुंचे हैं वहां पर? मतलब ठीक है ना, इन्होंने तो सिस्टम से आउट होना था ना, और उस सिस्टम के आउट होने में यकीनन ये भी फिर था कि वो फैसले अपना कौमी असेंबली में भी जाएंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक भी करवाएंगे और वो हम इस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। चलो, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली का फैसला करना बहुत दुश्वार है, मुश्किल है, तो कौमी असेंबली का तो आसान है ना। वहाँ तो आपने रेजिग्नेशन ऑलरेडी सबमिट करवाए हुए हैं और इस्तीफा भी सबमिट कराए हुए हैं और मराहत भी उठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात ये है कि इस वक्त पीटीआई अब जो है वो पता नहीं इस वक्त 100 जूते खा रही है, 100 प्याज खा रही है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अब देखना ये है कि कल आज तकरीबन 12 बज चुके हैं रात के, तो यकीनन आज ही होगा। तो आज के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा। तो आज देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या होता है। तो नाज़रीन, आज जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके बाद या उसमें इमरान खान ने जिस तरह हुकूमत को ऑफर की और उसके नतीजे में यानी उसके जवाब में एक रोज पहले ही आसिफ जरदारी क्या कह चुके थे, और ये जरा थोड़ा सा मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जरा एक मुलाहिजा फरमा लें। ये सब कुछ देखते हुए ये मैंने फैसला किया था कि इस वक्त हम या तो ये होगा कि ये हमारे साथ बैठे। बात करने के लिए पहले इंसान को अपना किरदार ठीक करना पड़ता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं भौंकता रहूं और कोई और आके मुझसे बात करेगा। पहले आप तो भौंकना बंद करो, फिर दूसरों से बात करो। और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा और पंजाब का, अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। नहीं तो
हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे, इसके लिए तो हुकूमत मियाँ साहब वो बात करें उनके वो साथ। बात करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, हर जगह, केपी में। केपी में भी? नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आसिफ जरदारी जिस तरह कह रहे हैं ना कि पहले भौंकना तो बंद करें। मतलब आप गाली भी दे रहे हैं और आप जो आपको फेस सेविंग भी चाहिए और आपको सब कुछ चाहिए और फिर आप भौंकना भी बंद नहीं कर रहे। तो बहरहाल जो है वो इमरान खान इस वक्त जिस जगह फंसे हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत हैरान कुन बात है। और नाज़रीन, यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ जब अपने मोनिस इलाही ने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया था, इतना बड़ा इंटरव्यू कर दिया था कि जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर भौचाल मचा दिया है। और एक रिटायर्ड अपना जो जनरल है, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार को जो है मस्क करके रख दिया है। और मतलब ठीक है, कल तक हमारे दिलों में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ठीक है, उन्होंने जाते जाते फौज को गैर सियासी किया, लेकिन आज जो हकीकतें सामने आ रही हैं कि जाते जाते उन्होंने फौज को गैर सियासी करने के हवाले से बहुत बड़े झूठ बोले। यानी ये इदारे को खुद अब वजाहत देनी चाहिए कि आया इस वक्त जो मामला या जो उंगलियां इदारे की तरफ उठ रही हैं, इसके हवाले से जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको एक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अपना एक मौक़िफ़ अख्तियार करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि क्या ये सही, इसमें क्या है, गलत क्या है। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू के बाद जब बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो चुके थे तो वहाँ फिर जो मोनिस इलाही को ज़मान पार्क इमरान खान से मिलने नहीं जाना चाहिए था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ हो चुकी थी। तो बहरहाल वो जो है ज़मान पार्क पहुँचे और ज़मान पार्क के गेट पे वो काफ़ी देर तक उनको खड़ा रखा गया। यानी उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी जो है वो लीक की गई कि वो कितनी देर बाहर खड़े रहे। और अफसोस की बात इसमें ये है कि जो है वो मोनिस इलाही को बड़ी प्यार से बताया गया कि मेरे बच्चे, वक्त की जमा औकात होती है और जो औकात से बाहर जाते हैं ना तो फिर उनके मामला किसी तरह ही होते हैं। तो बहरहाल आज इनको बाहर खड़ा कर दिया गया। तो नाज़रीन, इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें तेज़ी से कमी आ रही है और बाहर से जो इमदाद के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे सामने आ रहे थे उनका भी अभी तक नहीं है। अभी भी जो है वो कहा गया कि शायद एक हफ्ता या 2 हफ्ते और लगेंगे। तो अगर 1-2 हफ्ते और लगते हैं तो इन रिजर्व्स में मजीद कमी का सामना हो सकता है। तो आज जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा और इसाक डार के दरमियान जो बातचीत हुई तो उसमें जिस तरह कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जो है वो रिस्क फैक्टर मौजूद है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, तो उस पर इसाक डार बहुत ज़्यादा गर्म हुए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब किसी प्रोग्राम में वो शिरकत के लिए गए थे तो वहाँ भी जो है मिफ्ता इस्माइल की इसी बात को कोट किया जा रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं है अगर वो इतने ही मोतबर थे तो जाते जाते $25 बिलियन के जो ज़खायर थे, ज़र मुबादला के ज़खायर थे, वो छोड़कर जाने थे ना, तो वो क्या छोड़ कर गए। तो उन्होंने आज इतना तल्ख लहजा इस्तेमाल किया कि जो है वो आई डोंट केयर, अगर IMF हमें पैसे देता है तो दे, नहीं देता है तो नहीं दे, जो किस्त देनी है उन्होंने देनी है तो दे, नहीं देनी है तो ना दे, मुझे अपने मुल्क को देखना है और मैं अपने मुल्क की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो बहरहाल ये जज्बा तो बहुत अच्छा है, ताहम ये जो है वो इसाक डार को याद कराया गया कि अगर आप IMF के साथ इस लहजे में बात करेंगे तो यकीनन मामला लटक जाएंगे और अगर मामला लटकेंगे तो फिर जो है वो मामला यूँ होंगे कि उनसे जुड़े हुए जिस तरह जो सऊदी अरब की तरफ से जो $3 अरब का मामला है या जिस तरह दीगर ममालिक से जो पैसे आने हैं वो भी तो IMF से ही जुड़े हुए हैं, तो उनका फिर क्या करेंगे। तो अगर वो पैसे नहीं मिले तो फिर उन पैसों को या उन मामलात को हम मतलब कैसे देखेंगे। तो बहरहाल बहुत तल्ख इंटरव्यू था और अच्छा भी था और बहुत सारे हक़ाइक़ सामने भी आए। नाज़रीन, एक हकीकत ये भी सामने आई है कि परवेज़ इलाही ने
अपनी वजारत आला को बचाने के लिए, अपनी वजारत आला को जारी रखने के लिए जो है वो एक वफद भेजा है नवाज शरीफ के पास, यानी एक तरला वफद, जिसने जाके नवाज शरीफ के तरले करने की कोशिश की और उन्हें मनाने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की कि परवेज इलाही आपके लिए एक बेस्ट कैंडिडेट है। यार मसला ये है कि परवेज इलाही जिनका है, जब उनका नहीं हो सकता तो देखें, परवेज इलाही और शेख रशीद इस वक्त दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए हैं और दोनों ही सियासत में सियासी यतीम कहलाए जाते हैं। यानी इस वक्त जब फौज ने जो है वो गैर सियासी अगर हो चुकी है तो यहाँ पर सोचना ये भी चाहिए कि अब हमारे सियासतदानों को जहनी तौर पर बालिग हो जाना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अब गेट नंबर 4, फौज की मुदाखलत, फौज का ताउन, फौज के फ़ोन और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते, इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को इस्तेमाल करना, इस्टेब्लिशमेंट को मतलब दीगर या गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने के लिए प्रेशर डालना, अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जो है वो के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा, यानी उनका एक जुडिशल मर्डर हुआ, उसके बाद जनरल ज़िया का दौर था और जनरल ज़िया ने, आपको पता होगा कि जो लीग बनाई, फिर काफ लीग बनाई, फिर पता नहीं कितनी लीगें बनी और वो लीगें बनती उसके बाद आदत सी पड़ गई है, यानी अब अपहज हमारे मुल्क के सियासतदान हो गए हैं, हैंडीकेप हो गए हैं कि हमें जो है वो हम इस्टेब्लिशमेंट की सहारे के बगैर नहीं चल सकते। जबकि यही वक्त है कि इनको चाहिए कि वो अपने पार्लियामानी निज़ाम को स्ट्रेंथन करें, अपने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करें, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। इस वक्त डेमोक्रेसी का जो बीज था वो पौधा बन रहा है और पनप रहा है और थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसकी आबियारी करें ताकि मुस्तकबिल में कोई भी जो है वो आपके पार्लियामानी निज़ाम की में मुदाखलत न कर सके और इसके रास्ते रोकने की ज़रूरत है, न कि जो है वो गेट नंबर 4 की तरफ देखने या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त इनको अपने पाँव पे खड़ा होना होगा और सियासी तौर पर बालिग होना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हशर यही होगा जो इमरान खान का होगा कि आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में जहां जो है वो 189 इनके जो अपना अरकान पार्लियामेंट होने चाहिए थे, वहां 160 मौजूद थे, यानी 30 गायब थे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और जो है वो बिलावल और जिस तरह आसिफ जरदारी ने कहा कि हम लिख के देते हैं कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे और असेंबली से तहलील नहीं करेंगे, इस तरह आज मुझे भी यकीन हो गया है कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। इमरान खान कुछ भी कर लें वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे, दोनों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, क्योंकि जिस लम्हे इसने असेंबली तहलील की तो बकौल परवेज इलाही के उसके दूसरे लम्हे इमरान खान अडियाला में मौजूद होंगे और फिर वहाँ इनके जो कायदीन हैं, इनके जो रहनुमा हैं, इनकी जो फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप है वो फिर अडियाला जेल के बाहर या तो फूलों मतलब एक मुलाकात के लिए इंतज़ार में होगी या फिर वो जो है वो ज़ाहिर के यतीम है तो फिर वो इंतज़ार करेंगे कि उन्हें कौन अडॉप्ट करता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।